Hello my lovely students. So in this video we will talk about some basic properties of electric charges. आपको basic property electric charges की ये भी पता है कि जो charges होते हैं there are two type of charges, one is positive other is negative. And ये भी आपको पता है जो ये charges होते हैं positive and negative ये एक दूसरे के effect को नलीफाई करते हैं यानी कि कैंसिल आउट करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्जेस में पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। पॉइंट चार्जेस होते हैं इफ द साइज ऑफ चार्ज्ड बॉडी आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम वी ट्रीट देम एज अ पॉइंट चार्जेस। देखिए पॉइंट चार्जेस क्या हो गए, सपोज मैंने यहाँ पे ये बॉडीज ले ली जो कि पॉइंट चार्जेस हम बोल रहे हैं, तो ये पॉइंट चार्जेस ये कब होगी, क्यों हम इन बॉडीज को इन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस बोल रहे हैं, जब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ दीज चार्जेस। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो आपका डिस्टेंस है ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू देयर साइजेस, तो इन दोनों चार्जेस को क्या कहा जाएगा, इनको पॉइंट चार्जेस कहा जाएगा। पॉइंट चार्जेस यानी कि वेरी स्मॉल, क्योंकि कंपैरेटिवली ये क्या लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको देखने में ये पॉइंट चार्जेस की तरह लग रहे हैं। पॉइंट चार्जेस यानी कि बहुत स्मॉल चार्जेस। तो यहाँ पर आप पॉइंट चार्जेस समझ के अब जो बेसिक आपकी प्रॉपर्टीज आती है जो हमने पढ़नी है वो है नंबर 1 प्रॉपर्टी इज योर एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में क्या होता है, चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। देखो आपकी जो एडिटिविटी यानी कि आपकी एडिशन जो होगी वो एल्जेब्रिकली होगी। आपको सभी को ये पता है जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्केलर क्वांटिटी है उसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसलिए सिंस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, सिमिलर टू द मास। जैसे आपको पता है मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरह से चार्ज स्केलर क्वांटिटी है जिसका ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट इट हैज़ नो डायरेक्शन। ओके, तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो सपोज हमने एडिशन करनी है चार्जेस की, तो कैसे ऐड करा जाएगा, जैसे कि आप एल्जेब्रिकली ऐड करते हो सिंपली वैसे ही ऐड करा जाएगा। तो सपोज को एक हमने सिस्टम ले लिया जिसमें कि आपके टोटल नंबर ऑफ जो चार्जेस है वो n चार्जेस है, हमने लेट इट बी यहाँ पे n चार्जेस लिया। तो सपोज ऐसे चार्जेस है Q1 है, Q2, Q3, Q4 से चलते चलते कितने चार्जेस है, Qn चार्जेस है, इतने काइंड ऑफ चार्जेस है। अगर हमें उस सिस्टम पे टोटल नेट चार्ज निकालना है यानी कि टोटल चार्ज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो ये इंडिविजुअल चार्जेस है उन्हें हम एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। तो दैट मीन्स टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज Q1, Q2, Q3 प्लस करेंगे, प्लस एल्जेब्रिकली इसका सम करेंगे जितने चार्जेस प्रेजेंट है, और देखो Qn तक चार्जेस प्रेजेंट है तो सबका हमने एल्जेब्रिक सम कर दिया। सो फॉर एन एग्जाम्पल आपको और एग्जाम्पल करवाते हैं। सपोज ये एक सिस्टम है, आपको यहाँ पर एक सिस्टम दिया है गिवन, तो सपोज यहाँ पर चार्जेस आपके पास है +Q, +2Q, और सपोज़ यहाँ पे -3Q चार्ज है, और सपोज़ यहाँ पर 4Q चार्ज है। और आपको ये पता लगाना है, ये पूरा एक सिस्टम है, आपको पता लगाना है व्हाट विल बी द टोटल नेट चार्ज ऑन दिस होल एंटायर सिस्टम, कि कितना इसमें चार्ज होगा। तो लेट इट बी वो जो कंप्लीट चार्ज है लेट इट बी Q। सपोज़ वो जो चार्ज है टोटल चार्ज हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल चार्ज ऑन सिस्टम, पूरा ये जो सिस्टम है उस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, हमने कहा है कि एडिटिविटी जो आपकी प्रॉपर्टीज है चार्जेस की वो क्या बताती है कि एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। तो एल्जेब्रिक सम हम क्या करेंगे, विद देयर चार्जेस हम चार्जेस को इंक्लूड करेंगे, +Q हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2Q हो जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ पर 3Q हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर 4Q हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है आपके पास कि जो भी आपके चार्जेस है वो एल्जेब्रिकली आप ऐड करोगे। सपोज हमने यहाँ पर +Q एंड 2Q को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर +3Q आ गया, -3Q एंड यहाँ पर +4Q आ गया। तो दैट मीन्स अल्टीमेटली जो टोटल चार्ज होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर +3Q एंड -3Q कैंसिल आउट हो जाएगी, दैट विल बी +4Q विल बी योर टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। ये जो पूरा जो होल सिस्टम है उस पर आपका चार्ज आ गया +4Q। इसी तरह से एडिटिविटी ऑफ चार्जेस वर्क करती है। सिंपली मीन्स ये क्या है कि आपका एल्जेब्रिक सम होना चाहिए। नाउ जैसे हमने मास की बात करी, मास और चार्ज है दोनों एक तरह से थोड़े थोड़े इनके रिजेम्बलेंस है, जैसे दोनों स्केलर क्वांटिटी है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी इसमें लगती है। एडिटिविटी
एक्टिविटी होती है अलजेब्रिकली, उसी तरह से मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक डिफरेंस इसमें क्या है, जैसे मास ऑफ द बॉडी हमेशा पॉजिटिव रहती है, बट अ चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट मास ऑफ द जो बॉडी है वो ऑलवेज हमारी क्या रहेगी, वो ऑलवेज हमारी पॉजिटिव रहेगी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि चार्ज आपका क्या है, कंजर्व्ड रहेगा हमेशा ही, यानी कि आप बोल सकते हो चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा। बट किसके लिए, तो ये डेफिनेशन क्या है, इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हम बात करें, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, कौन से सिस्टम्स के लिए, फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कोई भी सपोज आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, उसका जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहने का मतलब क्या है, वो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सपोज ये आपने एक ले लिया, एक कोई सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो सपोज इसमें अगर प्लस क्यू चार्ज है तो वो प्लस क्यू ही चार्ज रहेगा। अगर ये क्या है, आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, तो अगर इनिशियली इसमें प्लस क्यू चार्ज था, टोटल की बात करें हम नेट चार्ज की, तो बाद में भी चाहे आप जो भी कर लो, बाद में भी टोटल जो नेट इस पे चार्ज होगा वो प्लस क्यू ही रहेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरह से, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये अगेन किसकी बात हो रही है, आइसोलेटेड सिस्टम की। अगर हमने ये पहले ही बोल दिया है कि दिस इज योर आइसोलेटेड सिस्टम, तो इस पे जो चार्ज है नेट चार्ज उतना ही ये चार्ज रहेगा। ये इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना बनेगा, ना इसमें कोई भी चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, मतलब कोई न्यू चार्ज भी नहीं बनेगा और कोई चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, यानी कि चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम यहाँ पे एग्जांपल करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। Although the charge carrying particles may be created or destroyed in a process। देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ये बोल रहे हैं चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस, कि अगर जो ये सिस्टम है इसके अंदर कई आपके न्यू जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स है वो बन भी सकते हैं और वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, बट वो बनेंगे और डिस्ट्रॉय हो गए इन सच अ वे सो दैट जो आपका नेट चार्ज होगा ऑन दिस सिस्टम, ऑन दिस आइसोलेटेड सिस्टम, दैट शुड बी कांस्टेंट। जो पहले था वही रहना चाहिए। तो इनफैक्ट अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर कोई प्लस चार्ज के पार्टिकल्स बने, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर प्लस चार्ज के आपने ज़्यादा पार्टिकल्स करने हैं तो माइनस चार्ज के आपको क्या करने पड़ेंगे, उतने ही माइनस चार्ज के भी बनाने पड़ेंगे, सो दैट आपको बैलेंस करना है चार्ज को। इन नटशेल ये बात है कि जो नेट चार्ज होता है, जो नेट टोटल चार्ज ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम है, वो आपको कांस्टेंट रखना है, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप एक्स्ट्रा चार्जेस इसके अंदर प्लस वाले बना रहे हो तो ऑन द सेम साइड आपको माइनस वाले भी जनरेट करने पड़ेंगे, सो दैट उसका जो नेट चार्ज है, बाहर जो नेट चार्ज आपको दिखे वो कांस्टेंट दिखे। अंदर चाहे आप जो भी करो बट बाहर नेट चार्ज आपको क्या है, कांस्टेंट दिखना चाहिए, इससे छेड़छाड़ नहीं होगी। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो सपोज एक एग्जांपल है, सपोज आपके पास, सपोज हमने क्या करा है, एक ग्लास रॉड ले ली। ग्लास रॉड हमने यहाँ पर ग्लास रॉड ले ली एंड उसके साथ हमने किसे रब करना है, सिल्क क्लॉथ को रब करना है। सिल्क क्लॉथ को हमने यहाँ पर रब करना है। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले बिफोर रबिंग, ये सपोज ये जो हमने पूरा सिस्टम लिया है, हमने कंसीडर करा है दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो सपोज बिफोर रबिंग, अभी रबिंग नहीं हुई है, बिफोर रबिंग क्या होगा, इस पर कितना चार्ज है, इस पर ज़ीरो चार्ज है, इस पर भी ज़ीरो चार्ज है, क्योंकि अभी ये चार्ज नहीं है, ये अलग अलग पड़े हुए हैं, ये चार्ज नहीं है। तो ये चार्ज अगर नहीं है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो नेट चार्ज है इस पूरे सिस्टम पे, इस पर भी ज़ीरो है, इस पर भी ज़ीरो है, तो ये पूरा जो सिस्टम है उस पर नेट चार्ज कितना है, ज़ीरो बिफोर रबिंग। एंड आफ्टर रबिंग हम क्या देख पा रहे हैं, जब बाद में रबिंग हुई, इस पे और इस पे जो आपका सिल्क क्लॉथ है उस पे चार्जेस आ गए। ओके, तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा ग्लास रॉड में, आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा,
क्योंकि जब रब करते हो तो ग्लास रॉड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव आता है एंड ग्लास आपका सिल्क क्लॉथ में हमेशा क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे जब चार्जेस आ गए तो हमने क्या देखा, अब इसका हमने नेट चार्ज निकालना है। हमने इसका नेट चार्ज अगर निकालना है तो हम क्या देखेंगे कि इसका भी चार्ज हमें लेना पड़ेगा, इसका भी चार्ज हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब इसको रब करा तो यहाँ पर जब पॉजिटिव है उसका क्या मतलब है कि यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए हो गए, और यहाँ से यहाँ सपोज अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गए तो यहाँ पर कितना चार्ज जनरेट हो गया, यहाँ पर +3 हो गया जनरेट, और यहाँ पे चार्ज कितना जनरेट हुआ, -3 सिल्क क्लॉथ के ऊपर, क्योंकि सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा 3 इलेक्ट्रॉन को, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया। जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज करा उस पर आपका कितना आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो यानी कि इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा, अब हम कितना लिख सकते हैं, जो आपकी रॉड है उस पर +3 चार्ज है और जो आपका सिल्क है उसमें -3 चार्ज है। तो दैट मीन्स ये आपका नेट चार्ज आपका 0 हो गया, जो कि पहले था। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज है वही रहेगा चाहे आप जो कर लो। तो ये चार्ज कंजर्व इसीलिए भी रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है जब यहाँ से ट्रांसफ़र हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो जो उन्होंने चार्ज जनरेट करा दोनों चीज़ों पे वो इक्वल अमाउंट में जनरेट करा, तभी वो कैंसिल आउट होके इसने कंजर्व कर दिया चार्ज को। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर भी वही आपको बात लिखी गई है। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ। ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हेंस ग्लास रॉड विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ विल बी नेगेटिवली चार्ज। सो यहाँ पर वही चीज़ है, बिफोर रबिंग नेट चार्ज आपका 0 है क्योंकि ग्लास रॉड पर अभी कोई चार्ज नहीं है, सिल्क क्लॉथ इज ऑल्सो 0। एंड यहाँ पर आफ्टर रबिंग क्या होता है कि जो आपका नेट चार्ज है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लेट अस सपोज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आर 3 इन नंबर। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन गए, सो यहाँ पर +3 विल बी जनरेटेड और सिल्क पे -3 विल बी देयर। सो यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर +3 एंड -3, टोटल ओवरऑल 0 रहा। आप देख सकते हो कि पहले भी 0 चार्ज था एंड आफ्टर रबिंग भी आपका 0 चार्ज रह रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ से आप देख सकते हो कि चार्ज की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो कंजर्व होता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। On rubbing equal amount of charge is developed so that the total charge should be conserved। तो यहाँ ऐसे क्यों है, क्योंकि आपका ड्यूरिंग जो रबिंग हो रहा है, जो चार्ज जनरेट इन दोनों में हो रहा है वो इक्वली चार्ज जनरेट हो रहा है, इसी वजह से आपका ये कंजर्व रह रहा है। तो ये थी आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। तो चलते हैं हम अभी थर्ड प्रॉपर्टी में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है और इससे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, दैट इज़ योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, कई फिजिक्स में ऐसी टर्म्स है जो कि क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट स्टेट्स दैट चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, या फिर क्या बोल सकते हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज का क्वांटाइज्ड होना। चार्ज का क्वांटाइज्ड होना मतलब कि चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि क्वांटाइजेशन का मतलब ये होगा। तो Q इज इक्वल टू +-N और E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये जो चार्ज है ऑफ एनी ऑन एनी ऑब्जेक्ट वो एक्चुअल में क्या है, N इज योर इंटीजर। एन क्या है, आपका कोई इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है। अब बोला गया है चार्ज क्या है, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई क्या है आपका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, या फिर इसे एलिमेंट्री चार्ज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, एन क्या है आपका इंटीजर है। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है कि कोई भी चीज़ किसी इंटीग्रल मल्टीपल होती है तो उसे क्वांटाइज्ड कहा जाता है। तो यही आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। और आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्यों है, देखो वेयर एन इज एन इंटीजर, दिस कैन बी, एन जो है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, बट दे कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और डेसिमल। मतलब वो जो आपका इंटीजर्स है वो आपके फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में नहीं हो सकते। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है कि आपका जो यहाँ पे एन है इंटीजर है, इंटीजर ही क्यों लेते हैं, ये फ्रैक्शन या डेसिमल में क्यों नहीं लेते। तो यहाँ पर क्या बात है, इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी, मतलब अगर आपके सपोज कोई 2 बॉडीज़ है, एक में से अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस बॉडी पे आपको पता है चार्ज क्या आएगा, +Ne आएगा। प्लस क्यों आता है, आपको पता है जब एक बॉडी, सपोज यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं
यहाँ पर ये 1 बॉडी है, यहाँ पर ये 2 बॉडी है। अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो यहाँ पर जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं उस पर डेफिनेटली पॉजिटिव आता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, वहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वहाँ पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यानी कि इसी को देखते हुए तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई ऐसी बॉडी है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रही है तो उस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव NE आ जाएगा। एक कोई ऐसी बॉडी है जो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रही है, एडेड टू द बॉडी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें माइनस आ जाएगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। तो यानी कि ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है लिखा हुआ, वो उसी के रिगार्डिंग लिखा हुआ है। कुछ बॉडीज जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उनमें पॉजिटिव आएगा, जो बॉडी है जो गेन करेगी इलेक्ट्रॉन्स उनमें चार्ज नेगेटिव आएगा। सो n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और इन डेसिमल बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ट्रांसफर इन फ्रैक्शन, दे ट्रांसफर इन इंटीग्रल नंबर। देखो ध्यान से आप ये बात सुनो यहाँ पर कि अगर सपोज मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर आपका 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नंबर का 100 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। मैं ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ, बट इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होने की बात जो है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि 3/4 इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफ़र हुआ, ये बहुत गलत बात है। या फिर आप ऐसे नहीं कह सकते कि 3.5 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हुआ, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाता है वो पूरा होली ही जाता है, वो पूरा का पूरा ही जाता है, उसका कोई पार्ट या फ्रैक्शन में नहीं जाता, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। इसी वजह से जो हमने यहाँ पे n की बात करी है, Q = NE, n जो है वो हमेशा इंटीजर रहेगा, वो एक होल नंबर होगा, यानी कि वो आपका डेसिमल में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि चार्ज कब बच्चों जनरेट होता है, जब हमेशा चार्ज का कॉज क्या है, चार्ज कब जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का होना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होना किस फॉर्म में, इंटीजर में, इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफ़र होने को ही क्वांटाइजेशन कहते हैं, क्योंकि तभी चार्ज क्वांटाइज होगा जब इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो इंटीजर्स में, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स ट्रांसफ़र हो गए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। अगर आपकी डेसिमल फॉर्म या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है तो चार्ज कभी क्वांटाइज नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जाते ही नहीं है फ्रैक्शन फॉर्म में। इसीलिए कहा गया है हमेशा इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं तो वो इंटीग्रल फॉर्म में जा रहे हैं, इसीलिए चार्ज भी आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने समझा कि फ्रैक्शन में क्यों नहीं है, क्यों इंटीग्रल मल्टीपल है, और इस वजह से आपको पता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सो सिमिलरली वैसे ही जैसे मैंने बताया था आपको, सपोज़ यहाँ से A से B में आप इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हो, सपोज़ यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो यहाँ पे जो चार्ज जनरेट हुआ दैट इज़ +3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए, और यहाँ पे आए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे -3 हो गया। तो ये जो है, जो 3 नंबर है वो इंटीग्रल है, इंटीजर है, वो इंटीजर फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाते हैं, इसीलिए चार्ज भी आपका क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होता है। और ऑन द सेम सिनेरियो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है, ये वाली चीज़ जो है ये करेक्ट है। और अगर सेम थिंग मैं यहीं पर बता दूँ आपको, A एंड B है आपके, तो अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन, अगर आप ये बोलो कि 1/3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ इनकरेक्ट, ओके, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं जाता है, इनकरेक्ट। इसीलिए आपका जो क्वांटाइजेशन है वो भी क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, फ्रैक्शन में इसीलिए नहीं आता क्योंकि जो बेसिक कोर है इसमें इलेक्ट्रॉन वो कभी फ्रैक्शन में आपके मूव नहीं, ट्रांसफ़र नहीं करते, ओके। Now, note that Michael Faraday first suggested the quantization of charge in experimental laws of electrolysis. Faradays ने laws of electrolysis दिए थे, सभी को पता है, आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो यहाँ पर फर्स्टली माइकल फेराडे ही थे जिन्होंने बात करी थी अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन्होंने फर्स्टली सजेस्ट करा था माइकल फेराडे ने, बाद में इट वॉज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द मिलिकन इन 1912। मिलिकन ने 1912 में इसमें एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट भी करा था। तो आपको और चीज़ें क्या पता होनी चाहिए, यू शुड नो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.60219। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, -1.6 से भी कम चल पड़ेगा, -1.6 × 10⁻⁻19 और कूलम। अब इसको कैसे करना है कि 1.6 है तो उसका उल्टा, 6 को उल्टा कर दो, 19 आ जाएगा आपके पास, और माइनस में रहेगा ये, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बहुत ही, देखो कितना कम होता है, माइनस में 19 है।
नाउ वैल्यू ऑफ ई, जो आप ई बोले जा रहे हो Q इज इक्वल टू एन ई क्या है आपका, ई आपका बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, तो ई की वैल्यू भी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ही होती है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को ही आप बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हो। तो वैसे ही आपको पता है समटाइम जो चार्ज है आपका वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, कम अमाउंट में है, तो इसीलिए आपको जो स्मॉल यूनिट्स है कुलम्स के वो भी आपको पता होने चाहिए। 1 म्यू सी यानी कि 1 माइक्रो यूनिट पढ़ा जाता है इसे, वो किसके 1 माइक्रो जो कुलम है वो किसके इक्वल होता है 10⁻⁻⁶ कुलम। देखो ये जो माइक्रो है यहाँ पर उसका आपका क्या लगेगा, माइक्रो की जगह आपका लगेगा 10⁻⁻⁶, और यहाँ पे 1 मिली जो कुलम है उसका लगेगा 10⁻⁻3। तो इसका मतलब ये यूनिट इतने ज़्यादा छोटे हैं। नाउ अनदर थिंग, एक आपके एनसीईआरटी में भी ये एग्जांपल है। लेट अस से कि इफ़ अ बॉडी कंटेन n1 इलेक्ट्रॉन्स एंड n2 प्रोटॉन्स, then the total number of charge, total amount of charge on the body is, सपोज अगर n1 इलेक्ट्रॉन है, n2 आपके प्रोटॉन है, एंड n1 एंड n2 क्या है, दोनों आपके इंटीजर्स है, तो टोटल जो चार्ज होगा ऑन द बॉडी वो कितना होगा। तो आपको पता है टोटल चार्ज क्या होता है, Ne होता है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हुई है ना, Ne होता है। तो सपोज अगर n2 प्रोटॉन है, सबसे पहले हम लिखेंगे n2 है प्रोटॉन्स इनटू प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है इन द फॉर्म ऑफ E, वो होता है प्लस E, तो आप यहाँ पे प्लस E लिखोगे। ये आपके प्रोटॉन हो गए प्लस, और क्या क्या है आपके पास, क्योंकि आप में अलजेब्रिक सम करना होता है जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है, और साथ में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है जो कि n1 है, तो हम लिखेंगे n1 आपके इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है -E आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। सो नाउ क्या करेंगे आप, E और E तो सेम है यहाँ पर, तो E को कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा n2 - n1, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका E आ जाएगा, और n2 और n1 इंटीजर है तो इनका जो सब्ट्रैक्शन करोगे वो भी इंटीजर में आएगा। तो इसी तरह से एक छोटी सी चीज़ थी बताने की। सो नाउ एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है अ प्लास्टिक रॉड, या फिर प्लास्टिक स्केल आना चाहिए था यहाँ पे, प्लास्टिक स्केल इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड चार्ज ऑन ग्लास रॉड, नहीं यहाँ पे प्लास्टिक आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है, प्लास्टिक आना चाहिए। ऑन द प्लास्टिक रॉड या फिर प्लास्टिक स्केल विल बी नेगेटिव एंड इज दिस। आपको क्या गिवन है कि जो आपकी प्लास्टिक रॉड है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, जो आपकी प्लास्टिक स्केल, आपका स्केल लिखना चाहिए, ओके, स्केल, प्लास्टिक स्केल रब कर रहे हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, तो एंड द चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्केल विल बी नेगेटिव। प्लास्टिक स्केल पे नेगेटिव चार्ज है, और वो नेगेटिव चार्ज है, और वो नेगेटिव चार्ज कितना है 5 × 10⁻⁻⁶ नेगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है जो सिल्क क्लॉथ होगा उस पर ऑब्वियस सी बात है उसका उल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना है, यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू कितना होता है, Q इज इक्वल टू Ne होता है। अब हम साइन यहाँ पे नहीं लगा रहे क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या फिर ट्रांसफर किस वे में हुआ है, हम कंसर्न है यहाँ पे n निकालने के लिए। तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय E, तो यहाँ पे E आ गया, तो n इज इक्वल टू Q। Q जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज आपका 5 × 10⁻⁻⁶ है, तो यहाँ पर 5 × 10⁻⁻⁶ है, तो आप चार्ज कितना लिखोगे, n इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻⁶, एंड जो E की वैल्यू है, E आपका कितना होता है, जो आपको करवाया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतना होता है, तो आपने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये कर लिया, और n की वैल्यू कैलकुलेट करके आपके पास कितनी आएगी, ये आएगी आपके पास 3.125 इंटू, और आपने क्या किया 10⁻⁻6 यहाँ पर था, और आपने ये जो 19 है उसको ऊपर भेज दिया, 10⁻, ये प्लस में चला गया, 19 हो गया। अब आपने राउंड ऑफ करके कितनी लेनी है, यहाँ पे 3.1 ही लिए हमने, इंटू 10⁻, कितना हो गया, यहाँ पे ये प्लस करा तो 10⁻13 हो गया। अब देखो, अब आप कहोगे कि n की वैल्यू तो हमने बोला था इट शुड बी इंटीजर, तो यहाँ पर तो ये डेसिमल में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, तो आप इस फ्रैक्शन को हटा सकते हो, यहाँ पर दोनों से 10 और 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अब ये 3.1
21 और 10 जो है वो मिला के कितना हो जाएगा, वो मिला के आपका 31 हो जाएगा। और ये जो है, ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो आपके पास 10⁻12 आ जाएगा। तो नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 31 × 10⁻12। तो हो गया, ये क्वांटाइजेशन भी आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं विद द फॉर्मूला। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है और ई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, तो इजीली आपके ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।